प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब किया और अदलिया पर जो तनकीद होती है या अदलिया पर किसी भी किस्म के दबाव की का प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसकी सख्ती से उन्होंने तरदीद की और बड़े सख्त अल्फाज में और सख्त लहजे में की। जैसे गुलजार साहब से पहले जो तकरीरें हुई थी उसमें ख़ास तौर पर अली अहमद कुर्द साहब की जो तकरीर थी उसके कंटेंट पर उनको शदीद एतराज़ था और इसी वजह से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई डिक्टेट नहीं कर सकता अदलिया को, ना कोई डिक्टेट करता है। आप हमारे फैसले पढ़ें और उन फैसलों को देखें। मैं अपनी सोच और अपनी कानूनी समझ के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ और हमारी पूरी अदलिया ऐसे ही करती है। तो ये जो अदलिया पर किसी का दबाव कबूल करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। इन्हीं अल्फाज में और सख्त तरीन अल्फाज में आज उन्होंने इसको रद्द कर दिया जो भी प्रोपेगेंडा अदलिया के बारे में किया जाता है। एक तो प्रोग्राम में आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, हमने देखा कि अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद सेनेट से हुकूमत कुछ बिल पास कराने में कामयाब हो गई जिसमें नैब तरमीमी बिल भी शामिल है। अब इस पर तरह तरह की जस्टिफिकेशन अपोजिशन की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत या सेनेट में जो है वो अपनी अददी अक्सरियत एक तरह से ना होने के बावजूद मनवा ली। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पेशावर में आज एक जलसा हुआ है। मौलाना ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, न सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ बल्कि मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। वो क्या पैगाम दे रहे हैं, किसको पैगाम दे रहे हैं और क्यों पैगाम दे रहे हैं, और मौलाना की गुफ्तगू से क्या ऐसा लगता है कि वो झुंझलाहट का शिकार हैं या मायूसी का शिकार हैं और उनको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर एक और अहम तरीन मामला यह है कि बरतानिया और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो गैर कानूनी तारकीन वतन की हवालगी के हवाले से और वापसी के हवाले से एक मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कामयाब हो गई हैं और अब ये काबीना में जाएगा और काबीना से मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें सवाल दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या ये मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा है या ये तारकीन जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन हैं सिर्फ उन्हीं की हवालगी का मुतालबा है। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कि क्या ये उन पर भी इम्प्लीमेंट होगा, क्या नवाज शरीफ को भी इस मुआहदे के बाद वापस लाया जा सकेगा, क्या नवाज शरीफ मुजरिमों की कैटेगरी में आने के साथ साथ गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों की कैटेगरी में भी आते हैं। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर बहुत शुक्रिया औरिया साहब। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़्बाकार हैं। आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़्बाकार हैं। और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। औरिया साहब, चीफ जस्टिस साहब का मुखातब कौन कौन लोग हैं? क्या उनका पैगाम राना शमीम साहब के एफिडेविट आने के बाद जितनी सियासी कुव्वतें भी प्रोपेगेंडा कर रही थी, क्या उन सबको जवाब दिया गया है? वो सब लोग मुखातब हैं इसका? देखिए, जब एक अदारे का सरबराह गुफ्तगू कर रहा होता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं या मेरा कोई फैसला बताएं कैसा है। वो ये बताता है कि मेरे अदारे का इमेज क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और मेरे अदारे के फैसले किस किस्म के हैं। आप इंडिविजुअली आप इस दुनिया के सामने मुखातब नहीं है। इंडिविजुअली तो हर जज अपने आप को डिफेंड करता फिर रहेगा जिस तरह उसकी अपनी हैसियत है, लेकिन आप तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पूरी पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह है। क्या आप ये खम ठोंक के कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं? बाकी सारों को छोड़ देते हैं, हम सियासत को छोड़ देते हैं, क्या उन पर वकीलों का दबाव नहीं है? कौन सा शहर ऐसा है कि जहां जजों की इज्जत नहीं उछाली गई? कौन सा मकाम ऐसा है, कौन सी अदालत ऐसी? मैं खुद एक वकील हूं, मुझे पता है कि कौन सी जगह ऐसी है कि जहां जज खौफ के तहत फैसले नहीं करते, जहां 25-25, 30-30 वकील जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं आज हमने ये फैसला लेके जाना, वैसा फैसला लेके जाना, बाकी सारी चीजों। और ऐसा क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे और आप ज्यादातर मजमूई तौर पर लोअर जुडिशरी की बात कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आरिफ चौधरी साहब बैठे हैं। He is head of the entire judicial establishment in Pakistan. वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सरबराह नहीं होता, वो पाकिस्तान की तमाम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह होता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट तो आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट तो ब्रेन है, स्कल में बैठे हुए हैं, उनको कौन क्या कहेगा वहां पर आके? उनको कौन वकील आके क्या क्या कहेगा? वहां पर और तरह की चीजें होती है, मैं नहीं खोलना चाहता बातें। अली अहमद कुर्द साहब ने जो बातें की वो भी सुन रहा था, ये भी सुन रहा था। आप मुझे बताइए कौन सी जगह, छोड़ दे बाकी सारी चीजों को, क्या आपके फैसले वकीलों के दबाव से आजाद हैं?
क्या क्या आपने वैसे ही बिहेव किया जिस वक्त जहां पर उसमें हुआ था अपना कार्डियोलॉजी सेंटर के अंदर वो खला ने हमला किया था, और आम आदमी की जाने गई थी इसलिए कि आपने उनके उखाड़ दिए थे और लोग मर गए थे क्योंकि वेंटिलेटर से लोगों को बंद कर दिया था और लोग चीखते रह गए थे। ऐसी बातें ना करें, आप बताएं, छोड़ दें बाकी सारी चीजों। आप तो अपने अंदर से आजाद नहीं है, बाहर से आजाद क्या होंगे आप? सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। बरेलवी साहब, ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो तकरीर की है आज चीफ जस्टिस साहब ने, ये उस पैराए में की है, क्योंकि अभी एक एफिडेविट आया हाल ही में साबिक चीफ जस्टिस का गिलगित बल्तिस्तान के, उसके बाद एक सियासी जमात की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा हो गया और ये तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया किसी के दबाव में काम कर रही है, और ये खास एक तासुर, एक खास पैराए और पस मंज़र में दिया जा रहा है। एक तो है ना, बेज़ाब्तियाँ भी हैं, ख़राबियाँ भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं, लोअर जुडिशरी में मसाइल भी हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का खिताब उस खास प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए जो आजकल हो रहा है एक खास पैराए में? एक तो मेरे बड़े सीनियर हैं, काबिल एहतराम, और ये मकबूल जान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बल्कि वो तो दानिश्वर हैं। उसकी एक और बात में इजाफा करूंगा कि हम सुनते थे जैसे जस्टिस अमार कियानी जैसे पाए के जज होते थे कि जजेस अपने फैसलों में बोलते हैं। जजेस जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म, और आसमा जहांगीर साहबा के हवाले जो प्लेटफॉर्म था एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। ये भी एक रिवायत है। आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे तो फिर हम उठा लेंगे कि राना शमीम जो है वो यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी, क्या आजकल यहाँ पर जनाब पीपल्स पार्टी ने 20 लाख पर उसको नौकर रखा हुआ है चीफ जस्टिस को, जिसने सही बोला या झूठ बोला, लंदन से जाके एक नोटिस से लिख के ले आया। पंजाब मुस्लिम लीग, अव्वल तो ये मुझे बताइए मकबूल जान साहब कि ये जजों को बनाते हुए देखा जाता था कि उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट तो नहीं है, क्रेडेंशियल तो नहीं है, अब तो वो सब खत्म कर दिया। जी हाँ, ये पंजाब मुस्लिम लीग लॉयर के नायब सदर थे, नौजवान के राना शमीम, उनको आपने गिलगित का चीफ जस्टिस बना दिया। अब आप कहा क्या, और ये तो खैर रवायत सबों ने डाल दी, पीपल्स पार्टी ने भी कहा जियाला जज लगाओ, वो तो जहांगीर बदर को भी चीफ जस्टिस बनाने वाली थी। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, लेकिन आमिर ज़ा साहब एक और इसमें फिर पहलू है, वो ये कि क्या आज के चीफ जस्टिस या आज की जुडिशरी जो है वो माजी के तमाम जो इकदामात हैं उसकी जिम्मेदार हो सकती है? मैं एक अलग गुजारे कि मेरे लिए, और ये मकबूल जान साहब बहुत मुहतरम है, बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, यही मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे असातिज़ा में से उस्ताद हैं हमारे, मगर मैं ज़रा सा मतलब बहुत ही उसके साथ आजिज़ी के साथ ज़रा से अलग ज़ाविये पे बात करूँगा। वो ज़ाविया ये कि हमारे यहाँ बाज़ मतलब सियासी तंजीमें, सियासी जमातें हो गई और उनका कोई माजी, ऐसा कोई रोशन माजी नहीं है। अच्छा, उसी तरह हमारे यहाँ बाज़ इंटरेस्ट ग्रुप हैं, वो बाज़ औक़ात बरह रास्त हमला करते हैं, बाज़ औक़ात वो किसी सेमिनार का सहारा लेते हैं, बाज़ औक़ात वो किसी कुतुब मेले का, अदबी मेले का सहारा लेते हैं और एक बड़ा मखसूस किस्म का बयानिया चलाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और उसमें अदलिया से लेकर फौज तक और कायदे आज़म से लेकर अल्लामा इक़बाल तक वो सारी चीज़ें जो होती हैं उनके निशाने पर होती हैं, और वो मुख्तलिफ मतलब हेलों में, रंगों में एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से जो है एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है, और उसका जो मकसद है वो यही कि जी हर इदारे को हमारे इतना मुतनाज़ा बना दिया जाए कि इस मुल्क में एक अजीब व गरीब, मैं यकीनन माजी में गलतियाँ, अगर गलतियाँ हुई हैं, बाद औक़ात में गलतियों के लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ कि मारूज़ी हालात ऐसे थे कि अदालतों को फैसले करने पड़े, चाहे मतलब मुझे याद है कि जी मुशर्रफ साहब पे तनकीद हो रही है कि जी उन्होंने आमरीत कायम की, लेकिन मुझे याद है जब अक्टूबर 1999 का फौजी इंकलाब आया था, ब्लडलेस कू आया था, तो इस्लामाबाद की, पिंडी की, हर शहर की सड़कों पे लोग खुशी के शादियाने बजा रहे थे, और वो हमने अपनी आंखों से देखा कि जनाब मतलब मैं तो रिपोर्टिंग किया करता था उस जमाने में कि कितना लोगों में खुशी मनाई गई थी, और इस वजह से मनाई गई थी कि जमहूरियत के नाम पर नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक राजवाड़ा कायम करना चाह रहे थे इस मुल्क के अंदर, वो कभी एक ऐसी तरमीम लाना चाह रहे थे कि वो कहते हैं खलीफा बन जाए, वो भी हमें याद है सारा दौर। तो ये सब चीजें जो होती है कि ये नहीं होता कि एक चीज बिल्कुल स्याह है और एक चीज बिल्कुल सफेद है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि तारीख के अंदर जब आप अपना रास्ता बनाते हैं साहब, तो उसके अंदर गलतियां भी हो रही होती हैं, ग्रे एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि जी मतलब है कि सियासतदान बड़े मासूम थे और सारा गुनाह जो था वो फला इदारे ने किया, तो ये भी तो पूछे कि वो इदारों ने ऐसा क्यों किया और वो वैक्यूम किसने पैदा किया कि जिसकी वजह से इदारों को इस किस्म की मुदाखलत करना पड़ी। तो ये एक बड़ा जायज सवाल है, और ये बिल्कुल एक जायज सवाल है कि अगर इदारों ने समझा कि हमारे सियासतदान ने, हमारी सियासी जमातों ने जमहूरियत के नाम पर अवामी हकूक को पामाल कर रहे हैं। किस आप वज़ीर आज़म की बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अगर आप बात करें, नवाज शरीफ साहब तक
कौन से सुर्खाब के ऊपर जड़े हुए थे, कितनी इन्होंने अवाम दोस्त बातें की, कितने क्या इन्होंने मुतनाज़ा फैसले नहीं किए, बिल्कुल किए। लेकिन कमिंग बैक जो आज का मौजू है उसमें आप ये देखें कि इसमें जाहिर है कि जब आप बात करें सुप्रीम जुडिशरी की हो रही है, उसमें बात जो है वो लोअर जुडिशरी की नहीं हो रही, निशाने पे आपकी सुप्रीम जुडिशरी है। वो इसलिए है क्योंकि उस सुप्रीम जुडिशरी ने एक वजीर आजम के ऊपर साबिक, जिसके ऊपर जो है बदगुमानी के इल्जामात थे, उसको सजा दी, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और उस पे हमला दाएं बाएं हर तरफ से हो रहा है। कभी मतलब है जैसे कि आपने भी खुद और आपके ख्याल में गुफ्तगू उसी पे राय में नून लीग का जियाला जज अगर आप बना देते तो वो एक एफिडेविट दे देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी अली अहमद कुर्द साहब जो है हम ठोक के मैदान में आ जाते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये कि उस पूरे प्रोसेस को कि बड़ी मुश्किलों से इस मुल्क में किसी एक आदमी को किसी एक, हालांकि भी मैं कहूँ पूरी अगर सजाएं देने पर आए, ठीक है, बहुत सारे लोग अंदर होंगे, हर सियासतदान अंदर होगा जो इस मुल्क में हुक्मरान रहा है माजी के अंदर। जी बिल्कुल सही है, तो आप ये बिल्कुल सही है। और आरिफ चौधरी साहब, ये समझा जाता है कि यहाँ पर इदारों को जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, उनके वकार को मजरूह किया जाता है और कंट्रोवर्शियल बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो आज चीफ जस्टिस की गुफ्तगू जो थी वो इसी पैराए में थी, वो इन्हीं इल्जामात का जवाब दे रहे थे कि अदलिया पर कोई दबाव नहीं, और खास तौर पर शायद वो ये तकरीर नहीं करना चाहते होंगे अगर अली अहमद कुर्द ये तकरीर ना करते। तो मेरा ख्याल है कि उस मौके पर जब अली अहमद कुर्द ने ये तकरीर की तो उनकी बातों का उन्होंने और कई दफा नाम लिया उनका, अली अहमद कुर्द का उन्होंने अपनी इस तकरीर में। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं नहीं समझता कि अदलिया उसे काम करने का मौका दिया जा रहा है या अदलिया उस अंदाज में काम कर रही है, हालात और वाकयात जो भी हो, लेकिन वो काम जिस तरह अदलिया को करना चाहिए इंडिपेंडेंटली और विदाउट फियर और फेवर, वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसकी वजह जो है वो मुतअद्दिद है, उसमें प्रेशर जो है वो हर तरह से मौजूद है और कुछ चीजें खुद प्रेशर में आपको एक बड़ी वाज़ेह बात अर्ज कर दूं, फैसले खुद बोलते हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये जो इस जमाना हम गुजार रहे हैं, कोई चीज हमें होती हुई नजर नहीं आ रही, ना तो वो ह्यूमन राइट सेल जो है वो कहीं एक्टिव है, ना कहीं फैसले हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। साल तक ऐसे ऐसे मामले, इसी गिलगित बल्तिस्तान के इतने बड़े इश्यूज जो है इसी हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है और कई साल से पेंडिंग है। उसमें जनाब किसी ना किसी वजह से तारीखें पड़ रही हैं और लोग जिनके खिलाफ केस थे वो रिटायर होके चले गए और उसके बाद अभी तक वो केसेस चल नहीं रहे। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि हमारे आला अदालती जो सरबराह है, अदलिया के जो रहनुमा हैं, उन्हें ये कहना पड़े कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं और हमें हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, ये उन्हें बगैर कहने के ये लोगों को नजर आए कि जनाब ये देखें इतना ये फैसला था वो हो गया। अब मामला देखें, मैं आपको एक जज करूं, बड़ी अजीब बात हुई कि वही गिलगित बल्तिस्तान का जो चीफ जस्टिस था, उस चीफ जज था उस वक्त, यानी सुप्रीम एपीलेट कोर्ट का भी नहीं, नीचे जज जो था उसका वहां की जो हाई कोर्ट है जी, उसको चीफ कोर्ट कहते हैं, उसके खिलाफ केस थे और लोगों ने केस फाइल किए हुए थे कि ये शख्स तो जज बनने के क्या वकील बनने के भी काबिल नहीं था और इससे जाली सद्दे और जाली सारे दस्तावेजात इस्तेमाल करके अपने आप को यानी एलिवेट भी करवा लिया है और एक्सटेंशन भी ले रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है। वो केस जब तक यानी वो रहा है वो नहीं चला केस, यानी उसमें नोटिस भी हुआ, चीफ साहब उधर तशरीफ ले गए और चीफ साहब ने वहां इनके पास केस चल रहा था और उन्होंने फरमाया कि ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की खुशकिस्मती है कि ये उन्हें चीफ जज मिला हुआ है जिसके खिलाफ लोगों के केसेस थे। फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने मोहतरम ने किबला ने फरमाया कि ये सारे केसेस जो हैं, मैं खास तौर पे अभी जजमेंट जो है जो गिलगित बल्तिस्तान को आपने देना है स्टेटस वो कानूनी, वो बाकायदा उसकी जनवरी की जजमेंट है और वो इन्होंने कहा कि जनाब इस जजमेंट सही है, बिल्कुल सही है, सही है आरिफ साहब, बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें बहुत सारी है कि जब तक ये काम हो महज कहने से तो बात नजर नहीं आती, कोई यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए ये बातें कहीं भी जा रही हैं। आप समझते हैं कि ओवरऑल जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ों के बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन स्टिल जैसे आमिर जाह साहब कह रहे हैं और मेरी राय भी है कि आज जो गुफ्तगू की है चीफ जस्टिस साहब ने वो एक ख़ास पैराए में की है और वो सुप्रीम कोर्ट पर सियासी फैसलों के हवाले से दबाव के हवाले से उन्होंने की है। लेकिन उस पर भी मुजाहिद देरवी साहब का ख्याल था कि जजेस जो हैं वो
अपने फैसलों के ज़रिए ही बोलते हैं, इसके अलावा उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो वापस आकर देखते हैं एक हुकूमत बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा हो रहा है। क्या इस जो ओवरस्टेयर्स हैं या गैर कानूनी तौर पर मुतारकिन वतन हैं या मुजरिम हैं, क्या उनको वापस लाने के इस मुआहिदे में नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया जा सकेगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। औरिया साहब, पहले तो ये बताएं कि अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, इसके बावजूद सेनेट से हुकूमत ने कुछ बिल पास करा लिया है, इसमें नैब का तरमीमी बिल भी शामिल है। आप इसको अपोजिशन की कमजोरी देखते हैं या हुकूमत ने दोबारा से कुछ जादू दिखाया है? नहीं, जादूवादी बात है। अपोजिशन ज़ाती तौर पर किसी तौर पर जैसे कहते हैं ना विजिलेंट ही नहीं है, ना वो मुत्तहिद हैं, ना उन समझते हैं कि उनके अंदर किसी का यकरुखी एक मकसद का तयन तो ही पैदा हो सका। कुछ समझते हैं इसको जमहूरियत से उतार देंगे, कुछ कहते हैं इसको सड़क से एजिटेशन से उतार देंगे, कुछ समझते हैं इस्तीफों से उतार देंगे। और पाकिस्तान में अपोजिशन जो है ना ऐसे ही है। मैं एक बात बताऊं, हमेशा से मैं कहता आया हूं कि अपोजिशन हमेशा इत्तेहाद जो है वो हमेशा आमरीत के खिलाफ बना करते हैं। जो जमहूरियत होती है उसमें पार्टियां अलग-अलग काम किया करती हैं और इलेक्शन के ऊपर सामने आती हैं। आज तक यानी कोलिजन गवर्नमेंट तो मैंने दुनिया में सुनी है कि इत्तेहाद के साथ एक हुकूमत बन गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों को अक्सरियत नहीं थी, लेकिन एक इत्तेहाद के साथ अपोजिशन का बनना ये पहली दफा है कि एक कहीं के कान कहीं की क्या बानमती ने कुंभा जोड़ा वाली बात जो है कि कोई कम्युनिस्ट है, कोई एथीस्ट है, कोई मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, पता नहीं क्या क्या, सारे एक नुक्ते पे जमा हो गए हुए हैं। और नुक्ता पता है क्या है? नुक्ता वो है जो मौलाना फजल रहमान ने कहा था, निक्के दे अब्बा, कि निक्के दा अब्बा तो ठीक है, निक्के दा अब्बा का जो मानने वाला जब बेटा बनाया ना वो ठीक नहीं, हम बेटे क्यों नहीं बनते? यही वजह है, यही सारी लड़ाई है। इसीलिए कोई कंसेंसस ही नहीं है। वो एक दिन शोर शरार मचाते हैं, इकट्ठे होते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, अगले दिन उनको पता चला वो सेनेट। आप देखिए कौमी असेंबली में क्या हुआ, 28 बिल थे, उन्होंने कहा पास हो रहे हैं, 5 उन्होंने और एजेंडा इसमें शामिल करके 33 बिल पास करा ली। कल ये बिल एजेंडे में शामिल ही नहीं थे, उन्होंने सप्लीमेंट्री एजेंडा लाया, उन्होंने कहा ये लोग आए नहीं, चलो फायदा उठाओ। यानी देवर कॉन्शियस नफ, उन्होंने फायदा उठाया मौके से, इन्होंने नहीं उठाया। इन्होंने इतना भी नहीं किया कि भाग के इकट्ठे ही हो जाए उस दौरान। जी सही है। तो ये एक चीज़ जो बरेलवी साहब हम देखते हैं कि नून लीग की तरफ से खास तौर पर ये बार बार दावा किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने 2-3 टेलीविजन शोज में ऑन रिकॉर्ड ये कहा, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत के 23 लोग हमारे साथ राब्ते में थे, फिर उसमें से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए तो 8 लोग तो पक्के हमारे साथ थे, लेकिन अचानक वो दगा दे गए। पहले तो ये बताएं कि अखलाकी तौर पर क्या ये किसी एक जमात को दूसरी जमात से खुफिया तौर पर राब्ते करके और खुफिया तौर पर उनको मनाना, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आता है? क्या ये दुरुस्त है या ये गलत? मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली भी गलत है? देखिए, एक तो आप बड़ा मासूमाना सवाल कर रहे हैं और ये मकबूल जान साहब जानते हैं, शायद ये नाम भी नहीं जानते हुए। एक साहब है कोई कादिर साहब, पता नहीं क्या यही नाम था ना, गालिबन कोई उनका MP वगैरह भी कोई नहीं है। और वो पता ये चला कि अपने बलूचिस्तान में 8-9 सबसे ज्यादा वनरेबल जगह 8-10 वोटों की जरूरत है। वो लोग मिन्नतें कर रहे थे कि हमसे वोट ले लो, वो क्यों ले लो, क्या ले लो, गालिबन उनको सबसे ज्यादा वोट आए। मुझे नाम भी नहीं पता, ये तो आपके उस सूबे का हाल है जो जहां बदनजो मैंगल मरी जैसे लोग होते थे, कराची का उससे ज्यादा बुरा हाल है। तो बात तो एक तो ये MP की। फिर हासिल बदनजो के इलेक्शन में परवेज, कभी वो रजा रब्बानी आंसुओं से रोते हैं, मैं जमीर पे रो रहा हूं। वो परवेज रशीद फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहते हैं जनाब हमारे 14 लोग भाग गए। अरे भाई, ताहिर बदनजो ने मेरे सामने कहा कि जिस कमेटी का चेयरमैन जिस बंदे को बनाया उसने ही हमें वोट नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि कौन चंद सेनेटर ऐसे थे जिसने हासिल बदनजो को वोट नहीं दिया, नहीं साथ खड़े हुए। फिर ये क्या वजह हुई कि जब बजट का सेशन आया 172 थे तो 38 MNA नून लीग के चले गए। सॉरी टू से, और ये मकबूल जान काबिल एहतराम है, पार्टी के MP MNA से, और आज से नहीं है, कब से आप देखिए कि जो आप कह रहे हैं कि जी ये जो जनाब हमें वो हमारे दबाव होता है, प्रेशर होता है, डूब मरने का मुकाम है उन पार्टियों के सरबराहों को जो इनको सेनेट का, कौमी असम्बली का, सूबाई का टिकट देते हैं और ये खुलेआम अपनी वफादारियां अपील करते हैं। क्या 100 के ऐवान में मैंने चौधरी इत्तराज हसन साहब से कहा, चौधरी साहब ये जो 64 खड़े थे इनमें से मैं आप बताएं
जो 14 MLA सेनेटर में थे, मैं 12 के बारे में बता सकता हूं कि ये वोट हासिल बदंजो को नहीं देंगे, ये संजय रानी के साथ खड़े होंगे। आप कितनों को जानते हैं? ये तो यही चले 342 का ऐवान हो, 50 लाख वोट हो, क्या 100 के सेनेटर, अब 39 वोट पर यह बिल पास हुआ है। उनसे पूछे कि आपके 49 अगर सेनेटर हैं तो उस वक्त बिल के वक्त क्यों नहीं मौजूद थे? 24 कहां चले गए? हमें पता है ना कैसे जाते हैं, क्या बहाने होते हैं, क्या तरीका होता है, कितनी फाइलें पास होती हैं, कितने बैंक ट्रांसफर होते हैं, कितने बच्चों को रखवाया जाता है, क्या खड़े होते हैं, कौरिया साहब ने दिया होगा फाइलें लिए हुए, कब वजीर गुजरेगा, अपने मादी मफादात की खातिर। और ये मकबूल जान आमिर दे और पर बैठे, मेरा ख्याल में जितनी सहाफत की आज़ादी पाकिस्तान में अब हम जितना बोल रहे हैं, किस जमाने में है जी? सही, क्या पाबंदी है बताइए, क्या कहने की बताइए मुझे। अब गाली देना रह गया है, गाली देने के अलावा कोई आप पर पाबंदी है? कोई फोन आता है? पता नहीं ये कि हमारे इन्वॉल्व है जी आजादी सहाफत हमारा। मैं एक सॉरी से चलते कंक्लूड बात कर दूं, हम लोग जिन्होंने जेलें काटी, बेरोजगारियां 20 साल झेली, आमिर ज़िया को पता है। आज इसमें शर्मिंदा है कि वर्किंग जर्नलिस्टों का मसला तहरीक आज़ादी सहाफत नहीं है, हमारा मुलाजमत है, तहफ़्फ़ुज़ मुलाजमत। ये हमारी तंजीमों को, ह्यूमन राइट्स को ये याद नहीं आता, इन सियासी जमातों को खड़े होते हैं पर बातें करते हैं ये लोग जी। और क्या आज़ादी चाहिए? किस चीज़ से आप कहेंगे? सेनेटर बैठे हुए जिन्होंने वोट दिया, दबाव पे दिया है क्या? बल्कि हमारे दबाव पे दिया है। मरियम नवाज और बिलावल से पूछो, तुम्हारे सेनेटर भाग गए। आमिर ज़िया साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज पेशावर जलसे में भी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है, मौलाना फजल रहमान साहब की झुंझलाहट की वजह क्या दिखाई देती है? कुछ दिन पहले तक वो बड़े होपफुल थे और उन्होंने अपनी रैलियों में इजाफा कर दिया था और वो रोज़ाना मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि अब हुकूमत अगले 15 दिन में हम ऐसा शेड्यूल जारी कर रहे हैं कि हुकूमत सख्त दबाव में आ जाएगी। क्या मौलाना क्यों परेशान है? देखिए, एक बात है कि मौलाना ने कब तक बात नहीं की, वो थोड़ी देर के लिए उनकी कोई आसबंदी होगी और उधर के बहुत सारे लोगों की आसबंदी के जब ISI चीफ के जो कहते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर एक तरह से तनाजा खड़ा हुआ। लेकिन बाद में फिर जब कराची भी मौलाना साहब तशरीफ लाए हुए थे, उनकी झलक देखी हमने यहाँ कराची में, उसमें भी ये उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ कि जब ये ज्वाइंट जो इजलास था पार्लियामेंट का वो नहीं हुआ, तो उससे 2-3 रोज पहले की बात है। उस वक्त से अंदाजा ये हो रहा था कि मौलाना को नजर आ रहा था कि जी खेल जो है उनके हाथ में नहीं, जो उनकी तो थी कि जी बड़ा टफ कंपटीशन देंगे और हमारे सारे वोट हमारी तरफ होंगे। उस वक्त उनको एहसास हो रहा था कि जी बहुत सारे जो है वो कमजोरियां इनकी अपनी सफ़ों के अंदर है। तो उनकी तलखी कई वजूहत हैं। तो पहली मरतबा जो है वो इस पूरे पार्लिमानी निज़ाम से बाहर हैं। उनके लोग शिकायत करते फिर रहे हैं कि जी मौलाना साहब के पास इतनी तकलीफ में है कि इस्लामाबाद में ठहरने के लिए जगह भी नहीं है, बकौल उनके वल्लाह। और जाहिर है उनको ये भी लग रहा है कि मतलब है कि वक्त गुजरता जा रहा है। मगर क्या मौलाना को लग रहा है कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके और इस तरह का लहजा इख्तियार करके उनके लिए रास्ता निकलेगा? मेरे ख्याल में है बहुत जीरक सियासतदान है, जहाँ दीदा है, लेकिन उन्हें एहसास होना चाहिए कि देखिए आपकी लड़ाई किससे है, आपकी अगर किससे तजाद बनता है तो सियासी जमात से बनता है। इदारों को दुनिया भर में जो होता है कोशिश की जाती है कि जी गैर मुतनाज़ा रखा जाए, और हमारे यहाँ वाहिद मुल्क है जहाँ पे माशाल्लाह तहरीर और तकरीर की इतनी आज़ादी है कि आप बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जी हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तमाम मुबैना खराबियों की जड़ हैं। बात यहाँ से शुरू होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि जी इस मुल्क में आज़ादी इजहार नहीं है, लेकिन आप मुसलसल अपने आज़ादी इजहार किए जा रहे हैं। आपका जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो माशाल्लाह क्रिमिनल राइट कमीशन के तौर पर ऑपरेट करता है, इंसानी हकूक़ की तो बात नहीं करता, मुजरिमों के हकूक़ की ज्यादा बात करता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे फिक्री मुगालते फैला दिए गए हैं, उसमें ये भी है। और उसमें जो फिर मौलाना को उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मौलाना की फिलहाल कई वजह से, तो उनको स्पेस नहीं मिल रही, दूसरा वो जिन तकियों पे भरोसा करते हैं वो समझते हैं कि जी नून लीग उनके साथ खड़ी हो जाएगी, जमकर पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाएगी, तो जाहिर है कि उन बड़ी जमातों के अपने मफादात हैं और वो उस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करते, उस तरह के अमल में उनके साथ शामिल नहीं होते, तो बार बार फ्रस्ट्रेट होते हैं मौलाना, उम्मीद बांधते हैं, फिर उनकी उम्मीद टूट जाती है, वो सोचते हैं, फिर मतलब है कुछ और चीज हो जाती है। तो मुतवातिर हो रहे हैं उनके साथ, उनके जज्बात को के साथ कभी जरदारी साहब खेल जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब खेल जाते हैं, कभी कुछ उनकी अपनी पार्टी के लोग। ये भी देखें ना, उनकी पार्टी में इस बात के ऊपर जो है जो उनकी पॉलिसी है उस पर इत्तेफाक राय नहीं है। तो इसका मतलब है कि जनाब समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग उनके उसके अंदर। और अब वो जिस तरह से समझते हैं कि स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। और अच्छा, ये जो सख्त जुबान की बात है ना, मैं इजाफा करूँ आखिरी जुमला कि नून लीग में भी एक हल्के में है कि जब तक हम
इस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट क्या, फौज पे तनकीद नहीं करेंगे। मरियम साहबा कह चुकी हैं कि वो कह चुकी हैं कि पावर टॉक्स, उन्होंने कहा पावर टॉक्स टू पावर, मरियम नवाज ने ये कहा पावर टॉक्स टू पावर, कि जब तक हम अपने मसल शो नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सीरियस नहीं लेगा। जी तो वो पता नहीं लोग संजीदा लेंगे उनको, या फिर इससे वो मुतनफिर भी हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान का हमें बहुत शिकायतें हर इदारे से, लेकिन जो इस इदारे पे अगर आप अभी भी कोई सर्वे करा लें, कोई पोल करा लें, ठीक है, और आप कहें कि जी हमें इमदादी सामान तकसीम करना है, हम एक्स सियासी जमात के कारकुनों के हाथ में दें, वाई में दें, जेड में दें, या हम कहें जी पाक फौज बांट दें, तो लोग कहेंगे जी पाक फौज बांट दें। ठीक है, इस पे अभी भी लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा और इत्मीनान, सही बात, बिल्कुल सामने इन सियासी जमातों का दिया नहीं जलता। वही समझते हैं कि कॉम्पीट, इनका मुकाबला फौज से नहीं है। अगर ये अपना अमल दुरुस्त कर लें, ये एक दयानतदारी से जो है काम करने लगे, तो इनकी जो स्पेस है वो खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उल्टा मतलब है, सही है सर। जी सही है। आरिफ चौधरी साहब, अब ये बताइए, ये जो रेड मिशन एग्रीमेंट है ये पाकिस्तानी हुकूमत और बरतानवी हुकूमत के दरमियान, जिसमें तारकीन वतन को, गैर कानूनी तौर पर जो तारकीन वतन है उनकी वापसी का मुआहदा एक हो रहा है और अब काबीना में जाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? ये मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा है, ये तारकीन वतन की हवालगी का मुआहदा है, या दोनों इसमें आ रहे हैं? और अगर दोनों आ रहे हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब भी किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं? देखिए, इसमें जो आज की ये बात नहीं, ये काफी देर से ये चल रहा है मामला जी, कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ ऐसे मुआहदे किए जाएं कि जो केसेस वहाँ लोग फेस कर रहे हैं वो अपने मुल्कों में आके फेस करें, और जो सजाएं अगर कोई काट रहे हैं तो वो अपने मुल्कों में आके काट करें जी। इसे यानी तहवीले, यानी वो क्या मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा कहते हैं जी, वो मुआहदे हैं जी। इसमें एक दफा बल्कि मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से गया था, हमारी बात हुई वहाँ, तो उन्होंने कहा जी कि आपके साथ हम ये मुआहदा इसलिए नहीं कर सकते कि आप के हाथ तो सजाए मौत है, और अगर हम किसी मुल्ज़िम को यानी वहाँ भेजते हैं, यानी इसमें मुल्ज़िम भी शामिल है, मुल्ज़िमों के केसेस जो है वो भी ट्रायल उनका वहाँ हो, और सब दूसरा मुजरम जो जिनकी सजा है वो वहाँ काटे। तो मैंने फिर वहाँ उन्हें ये बताया, और सारे यानी आए भी और उन्होंने कन्विंस भी हुए इस बारे में, और वो ये था, मैंने कहा कि आपने ये मुआहदा अमेरिका के साथ भी किया हुआ है और दूसरे बहुत सारे ममालिक के साथ किए हुए हैं, वहाँ भी सजाए मौत है, कई जगह वहाँ कई सारी स्टेट्स में सजाए मौत है, लेकिन ये सिर्फ हमें आप जुर्म ज़्यादती की सजा दे रहे हैं जी। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये मुआहदे तो होने यानी होने या नहीं होने, ये तो कल मुझे तो नजर नहीं आता, उसकी वजह कि इसमें जो दरमियान में मसाइल हैं वो ज्यादा है। हाँ। और खास तौर पर इसमें जो ये जो सजाए मौत वाला मामला है, कैपिटल पनिशमेंट वाला मामला है, जब तक ये मौजूद है कोई जस्टिफिकेशन उनकी नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक तहरीक जो बरतानवी हुकूमत की इस मुआहदे के पीछे हो सकती है वो ये है कि वहां पर एक तो ओवरस्टेज की तादाद बहुत बढ़ रही है, फिर गैर कानूनी तारकीन वतन की बरतानिया मुसलसल आमद का, कश्तियों के जरिए आमद का, फ्रांस के रास्ते आमद का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा जारी है। और वो इससे ज्यादा एक और भी है, थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं कि बहुत सारे केसेज जो है, बहुत सारे लोग वहाँ बैंकों के साथ फ्रॉड करके और फाइनेंशियल कंपनियों के साथ फ्रॉड करके पाकिस्तान आ चुके हैं, तो उसमें भी वो चाहते हैं कि उनके केसेस जो है वो यानी यहाँ उन लोगों को बजाय वहाँ करने के, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर्टीज उन्होंने जो बनाई होती हैं वो यहाँ होती हैं, और लोग भी जो यानी यहाँ होते हैं, ठीक है, तो उनके केसेस। अब सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों की फहरिस्त में आते हैं? हाँ, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उस गैर कानूनी तौर पर ही तारके वतन है। उसकी वजह यह है कि वहाँ उनके पास तो अभी वीजा नहीं है, वीजा जो चल रहा है उनका। और दूसरा मैं आपको एक करूं कि वीजे के ऊपर भी किसी मुल्ज़िम का होना वहाँ मौजूद, ये उसके लिए जस्टिफाई उसे नहीं करता कि वो वहाँ का रहने वाला है। वहाँ के रहने के लिए या तो इनडेफिनेट वीजा हो किसी के पास, या उसके पास सिटीजनशिप हो। जब तक सिटीजनशिप और वीजा उसके पास नहीं है तो वो ठीक है। तो लेकिन चलें, इसमें मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ये सबसे भी पूछता हूं, उसमें नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों की फहरिस्त में शामिल होते हैं, लेकिन वो हेल्थ ग्राउंड्स पर भी तो वहां पर मौजूद हैं और यहां से हेल्थ ग्राउंड ही पर पाकिस्तान से गए हुए हैं, तो क्या ये उनको सपोर्ट करता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम रेडमिशन एग्रीमेंट की बात कर रहे थे हुकूमत बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस उनके वतन हवाले करने, पाकिस्तान वापसी के हवाले से एग्रीमेंट हो रहा है और अब ये काबीना में जाएगा। मेरा सवाल था कि क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मुकीम है, या फिर चूंकि वो अदालत से यहाँ से इजाज़त लेकर गए हैं और हेल्थ ग्राउंड्स हैं उनके पास, तो क्या वो इस फहरिस्त में आएंगे? देखिए, इतना बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का आदमी वहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम हो नहीं सकता। या तो वो अपने तौर पे वो केसेस के चलते रहते हैं, अंडर सर्विलेंस रहता है। वैसे भी बरतानिया जो है ना, ये गैर कानूनी मुकीम जो होते हैं ना, तारकीन वतन, उनकी वो उस तरह की सूरत वहां प्रॉब्लम नहीं है। वहां सर्विलेंस ठीक है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मुल्क है जहां बहुत ह्यूज साइज है उनका कंट्री का, उस वजह से वहां होते रहते हैं। यहां तो खासतौर इस तरह के लोग जो होते हैं, जैसे ये सारे के सारे लोग जो है, ये जो पैसा चोरी करके भागते हैं, बरतानिया उसकी हेवन है। कौन है जो कि वहां पर, जिसने जाके वहां पर घर नहीं खरीदा, मकान नहीं लिया, जायदाद नहीं बनाई? ये ज्यादातर फायदामंद, जैसे आरिफ चौधरी साहब कहते हैं, ज्यादातर फायदामंद होगा बरतानिया के लिए, इसलिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो वहां से फ्रॉड करा के निकले हुए हैं, यहाँ आगे हुए हैं, कुछ अगवा किया हुआ है, कुछ बैंकों का मसला है, कोई क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है, जायदादें यहाँ बनाई हुई हैं, यहाँ आके मुकीम हो गए। अब ये बरतानिया के अपने फायदे में है कि यहाँ के लोगों को ले जाए। वैसे भी उनके एम्बेसी बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मर्द वहां शादी करता है पाकिस्तानी और वहां से बच्चे को लेके भाग के यहाँ आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पुरसू करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी अपनी अदालत से एक दफा उसको वो ले गए थे आके, जो गोरी जो खातून थी वो आके ले गए थे कि हम तो नेचुरल कस्टोडियन जो है वो तो माँ होती है, आप क्या फैसला करते हैं? तो वो करते हैं ये सारी चीजें। असल मसला ये है कि ये इसमें नवाज शरीफ वगैरह जो है ना, ये इनको नहीं गिना करते आम कवानीन की जद में। आप क्या समझते हैं? अल्ताफ हुसैन जो है, या जो पिनोशे जो था चिली का, वो आके वहां पर ठहरा हुआ था, वहां रहता था, या जो उसकी पेरिस में उसकी जायदाद थी अपना शाहिदान की, ये आम लोग नहीं है। ये आम कवानीन दुनिया में कहीं भी आम कवानीन आम लोगों के लिए होते हैं, खास लोगों के नहीं होते। वो जो एनिमल फॉर्म वाली बात है ना कि सम आर मोर इक्वल्स, ये मोर इक्वल्स लोग हैं। हम समझते हैं ये कानून बन गया तो नवाज शरीफ आ जाएगा, या कानून ऑलरेडी मौजूद है वहां पर। अगर एक्सट्राडिशन करानी चाहिए, अगर वहां पर सही तरह कानून चले, आप क्या समझते हैं? वहां ये कानून नहीं है कि ये पैसा तुम कहां से लेके आए हो, वहां कानून मौजूद है, लेकिन उसी कानून को बाईपास करने के लिए उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है। ऑफशोर कंपनी उन्हीं मुल्कों के अंदर है और वो टैक्स से मावरा है। ये तो उन्होंने, ये नवाज शरीफ को ना गिना करें, इन लोगों को ना गिना करें। ठीक है, ये दे आर अबव द लॉ क्रिमिनल्स। जी ठीक है। आमिर जा साहब, आपकी राय क्या सर? जनाब, यही बात है कि एक तो कि ये जो इस सब का मुआहदा हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे बरतानिया को उससे फायदा होगा। और इसलिए फायदा होगा कि देखें कि उन पर है, एक तो जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं उनको वापस भेज देंगे। आप मुतालबा करेंगे कि जी हमारे जो बड़े चोर हैं उनको आप वापस कर दें, यकीन जानिए कि एक को भी नहीं करेंगे। और उसमें कुछ को इस बात पे होगा कि डेथ पेनल्टी है, कुछ को इंसानी हकूक की बुनियाद पर किसी के कोई और एप्लीकेशन चली जाएगी। तो ये मुआहदा जो है मतलब कमजोर और ताकतवर का मुआहदा है, जिसमें ताकतवर जो है वो फायदे में होगा। पाकिस्तान अगर ये समझता है कि जी हमारे यहाँ जो कहते हैं लोग पैसा लूट कर गए, यहाँ पे जिन लोगों ने कत्लो गारतगरी करवाई, यहाँ पे जो मतलब दहशतगर्दी करवाई, उन लोगों के लिए तो बरतानिया बदस्तूर जो है वो एक सेफ हेवन बना हुआ है और बना रहेगा, और इसमें कोई मैं तब्दीली नहीं देखता। जी सर, बिल्कुल सही है। आरिफ चौधरी साहब, दो चीज़ें मैं, एक तो आप इस पर अपनी राय दे दीजिएगा कि पाकिस्तान को इस कानून से कितना फ़ायदा होगा, इस मुआहदे से कितना फ़ायदा होगा। और दूसरा मैं आपसे ये जाते जाते पूछना चाहता हूँ कि एक एफिडेविट आजकल चल रहा है जिस पर आप इसकी हम मेरिट्स पे बात नहीं करते क्योंकि सब जुडिस मैटर है, लेकिन क्या ये एफिडेविट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है? राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, अगर बनता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब पहले देता हूँ। ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, तारकीन वतन को निकालने के लिए उन्हें, मैं नहीं समझता कि किसी मुआहदे की भी जरूरत हो। ठीक है, जो वहाँ इलीगल होता है उसका कोई राइट नहीं होता, दे कैन सेंड हिम आउट, उसकी एक्सट्रेडिशन भी कर सकते हैं और उसे राइट अवे यानी मतलब निकाल भी सकते हैं यानी, लेकिन एक्सट्रेडिशन ज्यादा होती है, उसके लिए उसे तरीकेकार के मुताबिक मौका देते हैं। अगर वो अब जस्टिफाई कर सकता है वहाँ अपना स्टे, तो फिर अदरवाइज उसे निकलना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे, बड़ी जबरदस्त बात औरिया साहब भी कर रहे थे कि एक पेनोखे का ये एमेनुअल नोरेगा के केस है, जहाँ यूएस जो सुप्रीम कोर्ट थी वो भी, उन्होंने भी अपने उन कवानीन की परवाह नहीं की और
एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं था। इसके बावजूद उसे एमेनुअल नोरिएगा को पनामा से पकड़ के वो ले आए और उन्होंने उसका ट्रायल किया। तो ये वो कहते हैं ना, जोरा भरा दे सत्ती भी 100। ये जो ताकतवर होता है वो अपना जिसे चाहता है वो ट्राई कर लेता है और जिसे चाहता है वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो इसके लिए मुआहदात की ऐसा जरूरत नहीं होती और इसका पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं है कि पाकिस्तान के जो तारकीन वहां जाके कई लोग हैं जो काम वाम कर रहे हैं, जो वहां से ज़रे मुबादला कमा रहे हैं, उनका अगर उन्हें गैर ले आए यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की मैशत पे बोझ होगा। पाकिस्तान को तो जरूरत है, और ये पिछली गवर्नमेंट ज़िया-उल-हक के जमाने में बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की थी एमनेस्टी के तहत अमेरिका में, कि वो लोग एडजस्ट हों। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब। वक्त मेरे पास दूसरे सवाल का जवाब आ नहीं सका अगली निशस्त में। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आमिर ज़ा साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और यह सब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।